हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जय श्री श्याम, जय माँ करणी, राधे राधे, राम राम सा। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं वीके एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली अपना जो टॉपिक चल रहा है वो ऑन प्रोग्रेस अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये रिसेंटली नया टॉपिक एडेड हुआ है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जहाँ तक सेकेंडरी क्लासेज की एग्ज़ाम की बात है। तो इसी टॉपिक को लेकर के अपनी क्लासेज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले 2 क्लासेज अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी रिसेंटली जो अपनी 3rd क्लास होने वाली है वो इसी टॉपिक को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस जो 2 क्लासेज हो चुकी हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमने ऑलमोस्ट 6 रूल्स को यानी 6 नियम वहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आगे उसी रूल से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर समझने की कोशिश की है। तो आज की क्लास जो होगी वो आगे बात करने वाले हम रूल नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। और आज की क्लास को हम शुरू करें इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी की स्टडी अच्छे से चल रही हो, आप सभी अच्छे से हों, आप सभी अच्छे से खुश हों, स्माइल करें, आप अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही हो। इसी उम्मीद के साथ कि अपने आगे की जो क्लास होगी आज की वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगी। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में आपके लिए किस प्रकार से रूल नंबर 7 आज हम देखते हैं और क्या उसमें हम किस प्रकार से वर्ब का यूज़ करेंगे। और ये बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के अंतर्गत ही रूल नंबर 7 की। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, रूल नंबर 7 क्या कहता है, जब कोई प्लूरल नाउन, ध्यान रखें, जब कोई प्लूरल नाउन यानी बहुवचन संज्ञा किसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज की जाती है। ध्यान रखें, आपकी नाउन प्लूरल है लेकिन अगर वो किसी सब्जेक्ट और वर्ब यानी आप यूँ कह सकते हैं कि किसी सेंटेंस के बीच में या यूँ कहेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर आपकी प्लूरल नाउन यूज़ की जाती है तो ध्यान रखें आने वाली वर्ब, ध्यान रखें आने वाली वर्ब वास्तविक कर्ता यानी जो रियल में जो आपका सब्जेक्ट है या जो आपका सच में जो वास्तव में जो आपका सब्जेक्ट काम करेगा उसी के अनुसार आपकी वर्ब होगी। ध्यान रखें, निकटतम वाली बहुवचन संज्ञा के अनुसार नहीं। ध्यान रखें, यहाँ पर बात करें कि दो आपकी जो प्लूरल नाउन है, बहुवचन की जो संज्ञा है वो आपके किसी सब्जेक्ट या वर्ब के बीच में यूज़ की जाती है। यानी यूँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका वास्तविक जो सब्जेक्ट होगा वो कुछ अलग तरीके से, यानी वो आपका स्टार्टिंग में आपको सेंटेंस के में देखने को मिलेगा और सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपकी वो नाउन यूज़ कर दी जाती है। तो ध्यान रखिए, वहाँ पर जो वर्ब यूज होगी वो निकटतम ना बहुवचन ना संज्ञा के साथ अनुसार ना होकर के यानी निकटतम प्लूरल नाउन के अनुसार यूज ना होकर के वो आपकी यूज होगी वो उस रियल या वास्तविक सब्जेक्ट के अनुसार यूज होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में द कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारी जो प्लूरल नाउन है वो आपकी कौन सी है, वो है स्टूडेंट्स। ये आपकी प्लूरल नाउन यहाँ पर स्टूडेंट्स यूज़ की गई है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लूरल नाउन आप तो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा द कंडक्ट होगा और वर्ब क्या हमारी वॉज। ध्यान रखें, हमारा रियल में या वास्तविक जो करता है वो कंडक्ट है और वर्ब हमारी वॉज है। तो यहाँ पर जो वॉज है वो आपका है कंडक्ट के अकॉर्डिंग, ना कि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखें, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो अमूमन आपके कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन से कनेक्टेड होते हैं, प्रीपोजिशन से वो जुड़े होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है। ऐसे वाक्यों में जो आपके ऐसे सेंटेंसेस में जो आपके सब्जेक्ट होता है या जो रियल में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका शुरुआत में दे दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब यूज होगी। ध्यान रखें, शुरुआती जो आपका सब्जेक्ट है जैसे आपका कंडक्ट है, उसके बाद में क्वालिटी है, उसके बाद में आपकी नॉलेज है, उसके बाद में आप देख सकते हैं कि लार्ज सप्लाई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं यहाँ पर जो ये आपका एक मेन सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, ना कि बाद में आने वाली जो प्लूरल नाउन है। जैसे यहाँ पर फ्रूट्स हैं, यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं, यहाँ पर गुड्स हैं। तो ये प्लूरल नाउन यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट काम नहीं करेगी। यहाँ पर जो मेन जो आपका सब्जेक्ट होगा या वास्तविक जो करता होगा वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर कंडक्ट, क्वालिटी, नॉलेज और ए लार्ज सप्लाई को हम सब्जेक्ट मान करके अपनी वर्ब यूज़ करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए आप, द कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वाज कमेंडेबल, यानी विद्यार्थियों का जो व्यवहार था वो बड़ा ही प्रशंसनीय था, यूँ कह सकते हैं कि सराहनीय था। उसके बाद में नेक्स्ट देखें, द क्वालिटी ऑफ दोज फ्रूट्स इज़ नॉट गुड, यानी उन फ्रूट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उन फ्रूट्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। उसके बाद में आप देखें एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है हर नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इज़ वेरी पुअर, यानी उसका जो नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है
वो विदेशी भाषाओं के संबंध में अगर उसके ज्ञान की बात करें तो वो क्या है, बहुत पुअर है, बहुत कमज़ोर उसका ज्ञान है या अच्छा नॉलेज उसको नहीं है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो आपकी वर्ब यूज़ हुई है वो आपकी सिंगुलर नाउन यूज हुई है, और वो आपकी इज है, वो आपकी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि नॉलेज के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अपना जो रियल सब्जेक्ट जो है या वास्तविक जो करता है वो नॉलेज है। उसके बाद में देखें लास्ट वन में, ए लार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स वॉज एक्सपेक्टेड बाय द फेयर प्राइस ऑफ, यानी उचित मूल्य की जो दुकान है वहाँ से एक एक्सपेक्टेड की गई थी कि एक अच्छी क्वालिटी का या एक बड़ी मात्रा में सामान का जो है सप्लाई किया जाएगा या उसकी मात्रा की पूर्ति की जाएगी। तो आप देख सकते हैं लार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स वाज एक्सपेक्टेड बाय फेयर प्राइस शॉप। और ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके सामने, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वास्तविक जो करता है या रियल जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज होगी, और वो कहीं ना कहीं आपको कनेक्टेड करेगा किसी प्रीपोजिशन के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी एग्जाम्पल में। और ऐसे सेंटेंसेज में आपकी जो प्रीपोजिशन के साथ जो आपका नाउन जुड़ेगी वो अमूमन आपकी प्लूरल नाउन जुड़ेगी, तो उस नाउन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज नहीं होगी, बल्कि उस नाउन से पहले यानी प्रीपोजिशन से पहले जो आपकी नाउन यूज हुई है वो आपके सिंगुलर है या प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज होने वाली है। ध्यान रखें उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी के सभी आपके अनकाउंटेबल हैं, जैसे कंडक्ट है, क्वालिटी है, नॉलेज है या ए लार्ज सप्लाई है, ये सभी अनकाउंटेबल है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर अगर काउंटेबल नाउन आती है, ध्यान रखें यहाँ पर अगर काउंटेबल नाउन यूज की जाती है तब आपकी जो वर्ब होगी वो आपकी बोल सकते हैं कि प्लूरल फॉर्म में होगी। ध्यान रखें जैसे इसी सेंटेंस में अगर बात करें सम, यहाँ पर अगर बात करें 10, यहाँ पर सम की बात करें या फिर मैनी की बात करें, तो ध्यान रखिए यहाँ पर आपका जो आपकी वर्ब होगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ये रूल कहता है, रूल नंबर 7। बात करते हैं रूल नंबर 8 की। किसी कंट्री, बुक, होटल, हाउस और इंस्टीट्यूट यानी संस्था का नाम प्लूरल फॉर्म में होने के बावजूद सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ध्यान रखें किसी भी संस्था का नाम हो, किसी भी बुक का नाम हो, किसी भी कंट्री का नाम हो, कोई भी होटल हो सकती है या फिर कोई भी किसी घर का नाम हो सकता है, हाउस का नाम हो सकता है, तो इन सभी के साथ इन सभी का नाम अगर प्लूरल फॉर्म में दे रखा है यानी इनके नाम के साथ अगर प्लूरल फॉर्म यूज कर रखी है, ध्यान रखें इनका नाम प्लूरल फॉर्म में है तो ध्यान रखें ऐसी स्थिति में होने के बावजूद ही उनके साथ जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब होगी। ध्यान रखें वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ध्यान रखें वो उस किसी कंट्री का नाम होना चाहिए, किसी बुक का नाम होना चाहिए, किसी होटल का नाम होना चाहिए, किसी हाउस का या किसी इंस्टीट्यूट का नाम होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखें अरेबियन नाइट्स इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। यहाँ पर देखिए अरेबियन नाइट्स क्या है, एक बुक है। अरेबियन नाइट्स किसका नाम है, एक बुक का नाम है। और यहाँ पर अरेबियन नाइट्स यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपकी एक सिंगुलर नाउन है, क्योंकि यहाँ पर सीधा देखेंगे तो यहाँ पर नाइट का नाइट्स कर रखा है, लेकिन ये अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम होना है और इसी बुक का नाम होने की वजह से आपकी सिंगुलर फॉर्म यूज कर रखी है। नेक्स्ट में देखें यूनाइटेड स्टेट इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट क्या है, एक कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर देखिए स्टेट्स लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिंगुलर फॉर्म में है। यूनाइटेड स्टेट क्या है, कंट्री है, और एक कंट्री होने के साथ साथ यहाँ पर जो वर्ब है वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में इज यूज की गई है। और लास्ट में देखें वॉर एंड पीस वॉज रीड बाय मी। वॉर एंड पीस यानी युद्ध और शांति जो आपकी कोई बुक है उस बुक के को मेरे द्वारा पढ़ाया गया। तो देखिए यहाँ पर वॉर एंड पीस ये आपकी किसी न किसी चीज़ का टाइटल है, ये किसी बुक का टाइटल है और उसी के लिए यहाँ पर कहा गया कि मेरे द्वारा वो पढ़ा गया है या मैंने पढ़ा। तो यहाँ पर देखें उसके साथ पीस एंड वॉर के साथ यहाँ पर यूज हुआ है वो आपका सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉज यूज किया गया है। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, रूल नंबर 7 कहता है कि जब कोई प्लूरल नाउन किसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज होती है तो ध्यान रखिए वहाँ पर जो वर्ब आएगी वो वास्तविक कर्ता के अनुसार आएगी, ना कि निकटवर्ती किसी प्लूरल नाउन के अनुसार। देख सकते हैं एग्जाम्पल में द कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट वॉज कमेंडेबल। यहाँ पर जो वॉज आया है वो आपका स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि कंडक्ट के अकॉर्डिंग आया है, और बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स का जो व्यवहार था वो आपका प्रशंसनीय था, सराहनीय था। नेक्स्ट देखें द क्वालिटी ऑफ दोज फ्रूट्स इज नॉट गुड। उन फलों की जो क्वालिटी है, उनकी जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर इज आया है वो आपका फ्रूट्स के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि क्वालिटी के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखें हर नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेज इज़ वेरी पुअर। उसका विदेशी भाषाओं के संबंध में जो ज्ञान है वो काफ़ी पुअर है, काफ़ी कमज़ोर है। तो यहाँ पर इज आपकी फॉर्म यूज़ की गई है और वो आपकी वर्ब है वो नॉलेज के अकॉर्डिंग आई है। उसके बाद में देखें नेक्स्ट में आपका लास्ट वन एग्जाम्पल हुआ है ए लार्ज सप्लाई ऑफ गुड्स वॉज एक्सपेक्टेड बाय द फेयर प्राइस ऑफ। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका वॉज यूज किया गया है, ध्यान रखिए यहाँ पर वॉज यूज किया गया वो
ए लार्ज सप्लाई ऑफ, ए लार्ज सप्लाई के अनुसार यूज किया गया है, ना कि गुड्स के अकॉर्डिंग। और रूल नंबर 8 कहता है कि किसी भी कंट्री का नाम हो सकता है, किसी भी बुक का नाम हो सकता है, होटल या हाउस का नाम हो सकता है, या फिर इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है। अगर वो प्लूरल फॉर्म में है तो उसके होने के बावजूद भी वहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी, ध्यान रखें। अरेबियन नाइट्स ये बुक का नाम है, अरेबियन नाइट्स ये बुक का नाम है, इसलिए यहाँ पर इज यूज़ किया गया है। एन इंटरेस्टिंग बुक, इज आपकी बी फॉर्म है, बी फॉर्म की प्रेजेंट फॉर्म है, देख सकते हैं। और बी फॉर्म की आपके यहाँ पर इज दे रखा है कि इज एन इंटरेस्टिंग बुक। अरेबियन नाइट्स एक इंटरेस्टिंग बुक है। नेक्स्ट में देखें, यूनाइटेड स्टेट्स इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट्स है वो वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट है, सबसे अमीर है, पैसे वाला है। तो हम देख सकते हैं स्टेट्स के साथ में भी आप इसका यूज़ किया गया है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कोई बहुत सारे देश नहीं बल्कि किसी एक ही देश का नाम यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है, एक समूह, जिसको हम अकॉर्डिंग टू रूल हम यहाँ पर हमने बी फॉर्म यूज़ किया है, इज। उसके बाद में देखें, वॉर एंड पीस वॉज रीड बाई मी, वॉर एंड पीस, ध्यान रखें, युद्ध और शांति नामक कोई बुक है, कोई टाइटल है किसी बुक का, वो मेरे द्वारा पढ़ा गया। तो आप देख सकते हैं तीनों एग्जाम्पल में, और ये आपको सिंगुलर फॉर्म आप यहाँ पर यूज हो रहा है, इसके बावजूद कि इनके साथ एस या यस लगा हुआ है, या फिर आप देख सकते हैं कि वहाँ लास्ट में जो एग्जाम्पल है वो आपका एंड से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद ही यहाँ पर तीनों सेंटेंसेज में सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की गई है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8 आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कहाँ सिंगुलर फॉर्म यूज़ हो रही है और कहाँ किस प्रकार से प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जा रहा है। आइए बात करते हैं रूल नंबर 9 की और देखते हैं कि रूल नंबर 9 में क्या कुछ आपके लिए है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत ही बात कर रहे हैं, और उसी में हम इंक्लूड कर रहे हैं रूल नंबर 9 को। ध्यान रखें, इससे पहले अपने 8 टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, 8 नियम कंप्लीट हो चुके हैं, और अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 9 की। रूल नंबर 9 क्या कहता है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 9 की बात करें तो देख सकते हैं, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, मैनी, समवन, नो वन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नबडी। उसके बाद में समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। ध्यान रखें, का यूज सब्जेक्ट के रूप में होने पर सिंगुलर वर्ब आएगी। ध्यान रखें, एक बार दोबारा देखें, आइदर हो सकता है, नाइदर हो सकता है, ईच या एवरीवन हो सकता है, एवरीबडी। उसके बाद में आप एवरीबडी के बाद में देख सकते हैं मैनी, समवन। उसके बाद में दिया नो वन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नबडी। नोबडी के बाद में दिया आपको समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके डिटरमाइनर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूज का यूज अगर सब्जेक्ट के रूप में होता है, ध्यान रखें, अगर एज ए सब्जेक्ट अगर इनका यूज होता है तो ध्यान रखें वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, वहाँ पर जो आपकी वर्ब यूज की जाएगी ध्यान रखें वो आपकी एक वचन क्रिया होने वाली है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आई इन्वाइटेड बोथ ऑफ देम बट नाइदर हैज़ कम। आई इन्वाइटेड बोथ ऑफ देम, ध्यान रखें यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप रूल का अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर क्या है, नाइदर। ध्यान रखें यहाँ पर यूज किया जा रहा है नाइदर का, और नाइदर का जो प्रयोग है वहाँ पर आप देख सकते हैं बट के बाद में एज ए सब्जेक्ट किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं नाइदर के बाद में जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पर आपका यूज किया गया है हैज़। यानी मैंने उन दोनों को आई इन्वाइटेड बोथ ऑफ देम, मैंने उन दोनों को इन्वाइट किया बट नाइदर हैज़ कम, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि मैंने उन दोनों को इन्वाइट किया लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, एवरीबडी नोज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी हर व्यक्ति जानता है या एवरीबडी ये बात जानता है कि सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है। तो ध्यान रखें यहाँ पर बात करें एवरीबडी के साथ जो आपकी वर्ब आ रही है वो आपकी नो से नोज आ रही है, ना आपकी सिंगुलर फॉर्म आ रही है। ध्यान रखें एवरीबडी के साथ जो वर्ब आ रही है वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में आ रही है। उसके बाद में नेक्स्ट में देखें, नो वन, देख सकते हैं कि नो वन इज हैप्पी विथ हर प्रेजेंस। तो ध्यान रखें नो वन के साथ आपकी जो वर्ब आई है वो आपकी इज आई है, ना कि एम या आर, क्योंकि नो वन के साथ आप जो रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो आप वर्ब लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पर इज है। और लास्ट में देखें मैनी ए चाइल्ड, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं मैनी ए चाइल्ड। तो ये मैंने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें अच्छे से मैंने आपको बता दिया था कि मैनी के साथ प्लूरल नाउन होने वाली है और मैनी एक के साथ आपकी सिंगुलर नाउन होने वाली है। तो सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग ही आपकी जो है वर्ब सिंगुलर यूज की गई है। ये आप ध्यान रखें कि मैनी ए चाइल्ड इज क्राइंग फॉर हिज मदर, यानी बच्चा अपनी मदर के लिए क्राई कर रहा है या रो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है डिस्टेंस, रूल नंबर 9, इसमें आप देख सकते हैं कि आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, मैनी, समवन, नो वन, एनीवन,
समबडी, एनीबडी, नोबडी, उसके बाद में समथिंग, एनीथिंग और नथिंग। अगर इन सभी में से किसी भी वर्ड का यूज़ अगर आप एज ए सब्जेक्ट करते हैं तो आने वाली वर्ब आप की सिंगुलर फॉर्म में होगी। ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आपको नाइदर दे रखा है, उसके बाद में हेज यूज किया गया है। सेकंड में आपको एवरीबडी दिया है, जिसके बाद में आपको नो से नोज यानी सिंगुलर फॉर्म दी है। और थर्ड में नो वन दिया है, नो वन के अकॉर्डिंग आपको इस देखने को मिल रहा है। और लास्ट वन में मेनी एक के अकॉर्डिंग आप इस देख सकते हैं। रूल नंबर 10 की बात करें तो रूल नंबर 10 क्या कहता है, वन ऑफ, उसके बाद में देखिए ईच ऑफ या एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, उसके बाद में आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन होगी, लेकिन जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर होगी। ध्यान रखें, इससे पहले अपने जो रूल कंप्लीट किया है वहाँ पर हमने बात की थी कि प्रीपोजिशन के साथ कनेक्टेड है। तो ध्यान रखें, प्रीपोजिशन से अगर आपका सेंटेंस कनेक्टेड है या आपकी नाउन कनेक्टेड है तो ध्यान रखें वहाँ पर जो आपका नाउन या प्रोनाउन कनेक्टेड होने की स्थिति में जो आपकी वर्ब आएगी वो उस प्रोनाउन से पहले यानी उस प्रीपोजिशन से पहले क्या दे रखा है उसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज की जाएगी, ये ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं सभी के साथ आप ऑफ कनेक्टेड कर रहे हैं, ऑफ से जोड़ रहे हैं यानी प्रीपोजिशन से जोड़ रहे हैं, और प्रीपोजिशन से पहले क्या है उसी के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर वन की बात हो रही है, यहाँ पर ईच की बात हो रही है, यहाँ पर एवरीवन की बात हो रही है, नाइदर आइदर की बात हो रही है। तो ध्यान रखें ऐसे में सभी के साथ आप देख सकते हैं कि एक ही यहाँ पर चीज़ आपको देखने को मिल रही है, एक सिमिलरिटी है कि सभी जो वर्ड्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज होते हैं या जिनके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज होती है, और यही आप देख सकते हैं कि सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। ध्यान रखें अगर वन की बात करें तो वन के साथ भी अगर आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ईच के साथ हम कर सकते हैं, एवरीवन के साथ हम करते हैं, आइदर और नाइदर का रूल मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में अच्छे से बताया है। एग्जाम्पल देखें, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी वर्ब वॉज यूज की गई है वो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यूज नहीं की गई है, बल्कि प्रीपोजिशन के पहले क्या दे रखा है वन, तो वन के अकॉर्डिंग आया वॉज, यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज नॉट देयर, मेरे फ्रेंड्स में से एक भी वहाँ पर नहीं था। ध्यान रखें। और उसके बाद में सेकंड एग्जांपल, ईच ऑफ टू गर्ल्स इज द एम्प्लॉय। ध्यान रखें यानी उनमें से प्रत्येक लड़की जो है वो क्या है, एम्प्लॉइज है, यानी वो कर्मचारी है, या फिर बोल सकते हैं कि वो एम्प्लॉय है, उसको जॉब है उसकी, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिए ईच ऑफ टू गर्ल्स की यहाँ की बात हो रही है, तो ईच की बात होगी तो यहाँ पर जो आने वाली वर्ब है वो आपकी इज आपको देखने को मिल रही है। और उसके बाद में देख सकते हैं एवरीवन ऑफ देम, यानी उनमें से प्रत्येक, देम के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब नहीं आएगी, बल्कि ऑफ से पहले क्या दे रखा है एवरीवन, और एवरीवन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वर्ब यूज की गई है वो आपकी टेक ना करके वहाँ पर यूज की गई है टेक्स। ध्यान रखें सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की गई है एवरीवन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल लास्ट में देखें, आई ड्रॉप माई ब्रदर्स, यानी आई ड्रॉप माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से कोई एक इज नॉट एट होम, घर पर नहीं है, यानी मेरे भाइयों में से कोई एक घर पर नहीं है। तो देख सकते हैं आई ड्रॉप, नाई ड्रॉप, वन ऑफ, ईच ऑफ या एवरीवन ऑफ के साथ में जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी, ये ध्यान रखें। लेकिन अमूमन इनके बाद में जो नाउन जुड़ेगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी, ये ध्यान रखें, वो बहुवचन के रूप में होने वाली है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो आपकी डेफिनेटली सिंगुलर फॉर्म में होगी, ये आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स रूल नंबर 9 कहता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके सामने, इनको एज ए सब्जेक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारी वर्ब वो सिंगुलर वर्ब के अकॉर्डिंग आने वाली है। एग्जाम्पल आपके सामने है। उसके बाद में देखें रूल नंबर 10 कहता है कि वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के साथ में वर्ब, आपकी जो वर्ब आएगी, आपकी जो नाउन आएगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में आएगी, बहुवचन के रूप में आएगी, लेकिन वर्ब जो होगी वो आपकी हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होगी, ये ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट रूल हैं डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप ये रूल समझ गए होंगे कि रूल नंबर 9 क्या कहता है और रूल नंबर 10 क्या कहता है। आइए बात करते हैं रूल नंबर 11 की, और रूल नंबर 11 क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं, और अब हम बात करने वाले हैं रूल नंबर 11 की। रूल नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि सेवरल, मैनी, बोथ, वेरियस, बोथ ऑफ, फ्यू, ए फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी आदि के साथ प्लूरल नाउन होगी। ध्यान रखें इनके साथ जो नाउन जुड़ेगी, ध्यान रखें वो आपकी बहुवचन में जुड़ेगी, यानी बहुवचन की संज्ञा होगी, जबकि उसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी आपकी कैसी होगी, प्लूरल होगी। यानी आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स हैं
इनमें सबसे पहले सेवरल होगा, मैनी होगा, बोथ होगा, वेरियस, बोथ ऑफ, फ्यू, ए फ्यू, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी के साथ आपकी जो नाउन होगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी। और क्योंकि नाउन आपकी प्लूरल फॉर्म में है इसलिए इनके साथ जुड़ने वाली जो वर्ब होगी वो भी आपकी प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी या बहुवचन की क्रिया होने वाली है। ध्यान रखिए, एग्जांपल देख सकते हैं, सेवरल पीपल वर स्टैंडिंग इन द क्यू। यहाँ पर देख सकते हैं सेवरल पीपल वर स्टैंडिंग इन द क्यू, यानी बहुत सारे लोग या यूँ कह सकते हैं कई लोग या कई व्यक्ति, जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे या पंक्ति में खड़े थे। तो यहाँ पर सेवरल के अकॉर्डिंग आपकी जो वर्ब आई है वो आप देख सकते हैं वर यूज किया गया है, वॉज नहीं। नेक्स्ट में देखिए आपकी जो नाउन आएगी वो भी प्लूरल आएगी। यहाँ पर नाउन जो है वो भी प्लूरल है, यहाँ पर जो नाउन है वो भी प्लूरल है, और जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो नेक्स्ट में देखिए, मेनी ऑफ द ट्रीज हैव बीन अपरूटेड इन द स्टॉर्म, यानी बहुत सारे जो पेड़ हैं वो तूफान में उखड़ गए हैं या तूफान के द्वारा उनको उखाड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हैं मेनी ऑफ द ट्रीज, यानी मेनी ऑफ के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब आई है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है, ना कि हैज का। हैव का प्रयोग किया गया है वो मेनी ऑफ के अकॉर्डिंग किया गया है। और अपना रूल कहता है कि प्लूरल नाउन होगी और प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग या कुछ वर्ड्स जिनके अकॉर्डिंग अपनी नाउन वर्ब आपकी बहुवचन रूप में होने वाली है। नेक्स्ट में देखें, बोथ ऑफ माई सिस्टर्स, यानी मेरी दोनों बहनें वर हैप्पी देयर, वहाँ खुश थी। बोथ ऑफ माई सिस्टर्स वर हैप्पी देयर, तो यहाँ पर बोथ ऑफ के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब है वो आपकी वर आई है, सिस्टर के अकॉर्डिंग ना आकर के बोथ ऑफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिस्टर आपकी प्लूरल नाउन है। और बोथ ऑफ के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर बोथ का अर्थ होता है दोनों, और दोनों की बात करें तो यहाँ पर आएगा वॉज ना आकर के वर आएगा, जो कि आपका सही है। और लास्ट में एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि ए फ्यू स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय एन एनजीओ, यानी एक एनजीओ के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स या कदम लिए गए और कदम उठाए गए। तो आप देख सकते हैं ए फ्यू आया है, और ए फ्यू का जो यूज होता है वो काउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए फ्यू के अकॉर्डिंग आपने आपकी मेन वर्ब जो है या हेल्पिंग वर्ब जो है आपने यूज की है वो आपने हैव की है, ना कि हैज। तो देख सकते हैं चारों ही जो एग्जाम्पल हैं चारों ही आपको किस प्रकार से ये चीज़ें बता रहे हैं कि सेवरल, मैनी, बोथ, वेरियस, बोथ ऑफ, फ्यू, ए फ्यू, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मैनी, ए मैनी ऑफ और ग्रेट मैनी के साथ आपकी जो नाउन होगी वो आपकी बहुवचन रूप में होगी, और उनके साथ जो वर्ब होगी वो भी आपकी बहुवचन के रूप में होने वाली है या प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होने वाली है। सारों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सेवरल पीपल वर स्टैंडिंग इन द क्यू, यानी बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे, सेवरल के अकॉर्डिंग वर। नेक्स्ट में देखें, मैनी ऑफ द ट्रीज हैव बीन अपरूटेड इन द स्टॉर्म, तूफान में बहुत सारे पेड़ उखड़ गए, मैनी ऑफ के अकॉर्डिंग आया हैव। थर्ड में देखें, बोथ ऑफ माई सिस्टर्स वर हैप्पी देयर, मेरी दोनों बहनें वहाँ पर खुश थी, बोथ ऑफ के अकॉर्डिंग आपने यूज किया वर, ना कि वॉज। और लास्ट में ए फ्यू स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय एन एनजीओ, एक एनजीओ के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए गए या कदम लिए गए। तो आप देख सकते हैं ए फ्यू के अकॉर्डिंग इसी एग्जाम्पल में यूज किया गया है हैव। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 11 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 12, यानी नियम नंबर 12 क्या कहता है, पीपल, पुलिस, वर्मिन, कैटल, स्वाइन, पोल्ट्री, क्लर्जी और जेंट्री, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनके साथ हमेशा क्या होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगी। ध्यान रखें, ये वर्ड देखने में सिंगुलर आपको लग रहे होंगे क्योंकि इनके साथ एस, एस या आई एस का यूज़ नहीं किया गया है, और जनरली इनके साथ इनका यूज़ नहीं होता क्योंकि अपने आप में क्या होते हैं, ये अपने आप में ही प्लूरल नाउन का जो है अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं या अपने आप में ये प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो इनके साथ में एस या आई एस लगा करके इनको बहुवचन बनाना वो गलत होता है, ध्यान रखें। तो ये क्योंकि अपने आप में एक बहुवचन नाउन होती है या प्लूरल नाउन होती है, तो इनके साथ में आने वाली जो वर्ब होगी वो भी आपकी प्लूरल नाउन ही प्लूरल वर्ब होगी या बहुवचन की क्रिया होगी। एग्जाम्पल देखें, द पुलिस हैव अरेस्टेड ए रोबर, पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। तो पुलिस के अकॉर्डिंग देखें यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया ना कि हैज का, क्योंकि अगर आप यहाँ पर हैज का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पर अगर आप हैज लगा देते हैं तो जो आपका गलत माना जाएगा, हैज क्या माना जाएगा, गलत। द पुलिस हैव अरेस्टेड ए रोबर, ध्यान रखिए पुलिस जो आपकी नाउन है वो आपकी जनरली क्या होती है, इसको हमेशा जनरली इसको प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में आएगी। नेक्स्ट देखें, कैटल
कैटल वर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कैटल्स जो थे या कैटल जो मवेशी थे वो जानवर जंगल में चर रहे थे। तो कैटल के अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब यूज़ की गई है वो आपकी प्लूरल फॉर्म में यूज़ की गई है, वो यूज़ की गई है वर। ध्यान रखिए वर का यूज़ किया गया है और कैटल भी आपका प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। लास्ट एग्जाम्पल देखें, पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द रोड, यानी लोग सड़क पर खड़े हैं। ध्यान रखिए पीपल आपका प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है आर का, ना कि इज का। एक बार दोबारा देखिए रूल नंबर 12 क्या कहता है, पीपल, पुलिस, वर्मेन, कैटल, स्वाइन, पोल्ट्री, कलर्जी और जेंट्री कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो अपने आप में प्लूरल होते हैं। इनको एस या एस लगा करके आप प्लूरल बनाएंगे तो आपका आंसर जो है गलत माना जाएगा। तो ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो आपकी बहुवचन रूप में आने वाली है। फर्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, द पुलिस हैव अरेस्टेड ए रोबर, पुलिस ने एक रोबर को, एक लुटेरे को गिरफ्तार किया। तो पुलिस के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज़ की गई है हैव। अगर आप हैज़ करते हैं तो आपका गलत माना जाएगा, यानी आपका आंसर गलत होगा। नेक्स्ट में देखें, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में जानवर या मवेशी चल रहे थे। तो कैटल के अकॉर्डिंग आपने यूज़ किया है वो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है वॉज। ध्यान रखिए आपने यूज़ किया है वॉज। और लास्ट वन है, पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द रोड, पीपल वर स्टैंडिंग, पीपल आर स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीपल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर इज का प्रयोग ना करके यूज़ किया गया है आर का। उम्मीद करता हूँ डिस्टेंस कि रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12 आपको समझ में आ गए होंगे। किस प्रकार से दोनों ही रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाते हैं, किस प्रकार से ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। जहाँ तक आपका टेंस एंड टाइम का टॉपिक हो या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हो, दोनों ही कंबाइंड करते हैं, दोनों एक दूसरे को स्टेबल करते हैं। क्योंकि टेंस एंड टाइम का अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो इसमें आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहीं ना कहीं उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उसमें निभाता है। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एज यूजुअल, जैसा कि हम बात करते हैं अपनी क्लास में। अब हम बात करने वाले हैं अपनी वोकैब की और देखते हैं कि आज की अपनी वोकैब के 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं। बात करेंगे आज की वोकैब में, तो फर्स्ट वन आपका जो वर्ड रहेगा उसकी चर्चा करते हैं। फर्स्ट वन जो आपका वर्ड है स्टूडेंट्स वो आपका रहने वाला है वो होगा ह्यूमिड, जिसका अर्थ होता है मॉइस्चर जिसे बोल सकते हैं हम, नमी जिसे बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वन आपका जो वर्ड होगा वो होगा डियर स्टूडेंट्स वो रहने वाला है ह्यूमरस, जिसका अर्थ होता है मजाकिया या फिर बोल सकते हैं जो काफ़ी हंसी मजाक करता है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं अपने दोनों ही वोकैब के इंपॉर्टेंट्स वर्ड की। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं अपनी वोकैब की और आज के लिए सबसे पहला जो आपका वर्ड रहेगा वो रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स ह्यूमिड। आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो है ह्यूमिड। देखें अर्थ की बात करें मीनिंग हो जाएगा नम, गीला या आर्द्र, यानी मॉइस्चर जो होता है या नमी जो होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ह्यूमिड वर्ड का, क्योंकि ह्यूमिड से आपको बनता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिड से आपका जो नेक्स्ट वर्ड बनता है वो ह्यूमिडिटी बनता है, इसका अर्थ मॉइस्चर या नमी बोल सकते हैं। तो ह्यूमिड से ह्यूमिडिटी बनता है। सिनोनिम देखें, डैम्प, डैंक, मोइस्ट, मगी, स्टिकी और सॉल्ट्री। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, सिनोनिम की बात करते हैं ह्यूमिड के, डैम्प, डैंक, मोइस्ट, मोइस्ट के बाद में आपको मगी, स्टिकी और सॉल्ट्री, कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम दे रहे हैं। उसके बाद में देखिए एंटोनिम्स की बात करें या अपोजिट की बात करें, एरिड, ड्राई, सनी और टोरिड, चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट सिनोनिम है। जहाँ तक एंटोनिम्स सॉरी जहाँ तक ह्यूमिड की बात है, एरिड, ड्राई, सनी और टोरिड। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वह है आपका ह्यूमरस। ह्यूमरस का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है फनी या मजाकिया, जो यानी जो मजाकिया होता है या फिर जो हंसी मजाक करता है या जो विनोदपूर्ण स्वभाव का होता है उसको बोलते हैं हम ह्यूमरस। देखें सिनोनिम में देखें, एम्यूजिंग, कॉमिकल, फनी, इंटरटेनिंग और वेटी। ध्यान रखें, एक बार दोबारा देखें, ह्यूमरस के लिए सिनोनिम्स हमारे पास हैं, उनमें है एम्यूजिंग, उसके बाद में आपको नेक्स्ट वन दिया है वो दिया है कॉमिकल, थर्ड वन आपका फनी है, इंटरटेनिंग है और उसके बाद में आपको दिया है वो दिया लास्ट वन वेटी। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि कुछ एंटोनिम्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ग्रेव, अर्नेस्ट, सैड, सीरियस, सोबर और सोलेमन। एक बार दोबारा देखें, एंटोनिम्स में बात करें आप तो अपोजिट में देखें, ग्रेव, अर्नेस्ट, सैड, सीरियस, सोबर और लास्ट वन डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप वह है सोलेमन। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आज की जो अपनी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो अपना टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है उसी में हम बात कर रहे हैं और आज की अपनी जो क्लास है वो 3rd नंबर की क्लास है। तीसरी क्लास आज अपनी कंप्लीट होने को है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो आपको रूल्स वो डिस्कस किए गए आपके साथ
या जो भी रूल्स आपके लिए आपके साथ साथ साझा किए गए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और उनके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स आपको देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी आपका रूल है उसमें ढेरों एग्जांपल्स हम थ्योरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम अपने एक्सरसाइज पर चलेंगे तो और बहुत सारे एग्जांपल्स वहाँ पर हम करने वाले हैं। फिलहाल क्योंकि हम थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं, हर टॉपिक को थ्योरी के द्वारा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हर रूल से रिलेटेड हमें तीन चार एग्जाम्पल्स वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस समय के हिसाब से देखा जाए तो वो काफ़ी हैं। उसके बाद में जब हम एक्सरसाइज पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर अपने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम हर टॉपिक से या हर रूल से लेकर के हम वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की अपनी ये क्लास आपको पसंद आएगी और आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई समस्या रहे, कोई आपको प्रॉब्लम रहे, तो आपको क्लास को रिवाइज करें, स्लो मोशन में देखें, और फिर समस्या रहे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपकी समस्या का डेफिनेटली सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपको 100% सेटिस्फाइड किया जाएगा। जहाँ तक इस टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या हो या फिर प्रीवियस हमने जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए उनमें कोई भी आपको समस्या हो तो आप कभी भी किसी भी समय कमेंट बॉक्स में डालकर बताएं, आपकी समस्या का निस्तारण होगा, समाधान होगा। इसी उम्मीद के साथ डियर स्टूडेंट्स की नेक्स्ट क्लास अपनी जल्द होगी, और नेक्स्ट क्लास में एक और नई क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत सारे रूल्स हमें उस क्लास में और पढ़ने को और समझने को आपको मिलेंगे। तो आज क्लास में सिर्फ इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास, बी स्माइल एंड कीप सेफ।